हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ब्रिजेन ज्ञान एक्सप्रेस। मैं हूं आपका दोस्त ब्रिजेन। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए फिर से शुरू करते हैं पर्यावरण विज्ञान का अगला लेक्चर। और इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मरुस्थल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो हमारा होगा पर्यावरण विज्ञान का लेक्चर 10 है और इसमें हम मरुस्थल की चर्चा करेंगे। विश्व के बहुत सारे मरुस्थल हैं, मरुस्थल की वनस्पतियों, मरुस्थल के जीव जंतुओं के बारे में और मरुस्थल संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नावली 20 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नावली भी इस वीडियो में शामिल होगी, जो मरुस्थल से भी होगी और पर्यावरण विज्ञान के विभिन्न टॉपिकों से होगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आपकी अपडेट होने वाली है। पर्यावरण विज्ञान से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सबको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले हमने 9 लेक्चर अपलोड किए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप पर्यावरण की प्लेलिस्ट में जा करके सारे लेक्चर देख सकते हैं, ताकि आपको इस विषय में कंप्लीट जानकारी मिल सके, आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे पारितंत्र को मरुस्थल पारितंत्र को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको हम 2 भागों में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। एक है उष्ण कटिबंधीय, एक को उष्ण मरुस्थल कहते हैं, एक को शीत मरुस्थल कहते हैं। दोस्तों सामान्य रूप से ये जहन में आता है कि मरुस्थल का मतलब रेगिस्तान, चूँकि इंडिया में जो एक सोच है कि भाई राजस्थान में रेगिस्तान, इसे थार का मरुस्थल कहते हैं, वहाँ पे रेत ही रेत है, बालू ही बालू है। तो उससे आप ये ना सोच के चलें कि रेगिस्तान ही या बालू का मैदान ही जो है मरुस्थल होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मरुस्थल का मतलब मरा स्थल, मरुभूमि कहते हैं, यानी कि वो भूमि जो मर चुकी है, जिसमें उत्पादन नहीं हो सकता, जिसमें फर्टिलिटी यानी कि उर्वरता खत्म हो चुकी है, उसे मरुस्थल कहते हैं। 2 तरह के हो सकते हैं भाई, एक गर्म जिसे उष्ण मरुस्थल कहते हैं, जैसे कि इंडिया का है थार मरुस्थल, और एक शीत मरुस्थल होता है जो एकदम ध्रुवीय प्रदेशों पे होते हैं, जहाँ पे इतनी ठंडी पड़ती, इतनी बर्फ पड़ती कि उस बर्फ की वजह से वहाँ पे कोई वनस्पति नहीं संभव हो पाती है। तो उष्णकटिबंध उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल दोनों को हम पढ़ते हैं। तो पहले उष्ण मरुस्थल के मेन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। क्या है ये? सामान्यतः उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधीय कर्क एवं मकर रेखा के पास महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर 15 से 35 अक्षांश पर पाया जाता है। तो ये फैक्ट नोट करने योग्य है कि आपसे पूछ सकता है कि मरुस्थल का विस्तार कितने अक्षांश पर है, तो 15 से 35 अक्षांश के बीच है। अब जानते हैं कि भूमध्य रेखा पे, विषुवत रेखा पे सूर्य लंबवत चमकता है, तो वहाँ गर्मी होना स्वाभाविक है, और यहीं पे विषुवत रेखा के पास ही उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी पाए जाते हैं, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं पहले के लेक्चर्स में। तो ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, सहारा, कालाहारी, गोबी, आटाकामा, थार, टकलामकान, बृहद विक्टोरिया आदि विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं। ये मरुस्थल हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कहाँ, जो अफ्रीका में है। भारत में थार का मरुस्थल जो मुख्यतः राजस्थान में है, लेकिन यह गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी विस्तृत है। तो राजस्थान में तो है ये, लेकिन ये गुजरात और पंजाब और हरियाणा में भी इसका जो है विस्तार पाया जाता है। यहाँ पे वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ध्यान देने योग्य बात है, बरसात कम होगी तभी तो वहाँ की भूमि मरुभूमि बनेगी, तो बरसात कम होती है। यहाँ की फसलें क्या है? ज्वार है, जौ है, मक्का है, गेहूँ, यानी मोटे अनाज यहाँ पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि खेजड़ी, इसबगोल, गुगुल, मेहंदी आदि औषधीय पादप पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, खेजड़ी पूछा गया था किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान राज्य में पाया जाता है, क्योंकि भाई मरुस्थल का मरुस्थल राजस्थान में, तो राजस्थान में ही पाया जाएगा। ये जंगली गधा, 4 सींग वाला हिरन, रेगिस्तान, लोमड़ी, ब्लैक बक, ऊंट आदि प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। एफीमेरल, कैक्टी, प्रोसोपिस, टैमरिक्स, नागफनी, बबूल, यूफोबिया, इस तरह की कटीली झाड़ियाँ युक्त वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी बात कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यहाँ पे जो जीव पाए जाते हैं, लंबी टांग वाले जीव पाए जाते हैं, जैसे कि ऊँट, और इनके पैर गद्दीदार होते हैं ताकि रेत में इनकी जो है पैर ना जलें और ये आसानी से रह सकें। आप जानते हैं ऊँट को जहाज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, और ये रेगिस्तान या रेत में तेजी से दौड़ सकता है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। आइए देखते हैं इसके बाद हम शीत मरुस्थल को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि ये काफ़ी हद तक टुंड्रा प्रदेश से मिलता जुलता होता है। टुंड्रा, आगे हम टुंड्रा पारितंत्र पढ़ने वाले हैं इसके बाद, तो वहाँ भी इनको थोड़ा बहुत आपको समझने का मौका मिलेगा। बट यहाँ इतना जानिए कि बहुत ही ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ पे भूमि मरुभूमि में बदल जाती है। भारत में शीत मरुस्थल हिमालय की श्रेणियों, लद्दाख, लेह, ये जो होता है जास्कर, काराकोरम जो श्रेणियाँ, वहाँ पे ये पाया जाता है। और यह यहाँ पे ओक, पाइन, बर्च, बुरुंस ये वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये पूछा सकता है ओक किस मरुस्थल में पाया जाता है, कि उष्ण में कि शीत पे। तो आपको बताना ओक, पाइन, बर्च ये सब जो है शीत मरुस्थल में पाए जाते हैं। यहाँ कैसे जानवर पाए जाएंगे? हिम तेंदुआ, जंगली यॉक, भूरा भालू, कियोंग, और ये है ब्लैक नेक्ड क्रेन जैसी संकटग्रस्त जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये थे शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा नहीं इसमें हमें जाना है, बहुत डिटेल में, इतना आपके काफ़ी है। अब आइए देखते हैं वो 20 प्रश्नोत्तरी जो आपके एग्जाम की जान है, जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले गोबी मरुस्थल किस देश में है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये गोबी मरुस्थल मंगोलिया देश में है। कालाहारी मरुस्थल किस देश में है? बोत्सवाना देश में है। अटाका मरुस्थल कहाँ पे है? ये चिली में है। कैंटबरी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। अपघटक किस पोषण स्तर के होते हैं? चतुर्थ पोषक स्तर के होते हैं। हमने इसको इन सबको बढ़ाया है। महासागर की औसत लवणता कितने प्रतिशत? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35% होती है। महासागर में जो नमक की मात्रा होती है, औसत जो होती है वो 35% होती है। हाथी घास किस बायोम की प्रमुख घास है? ये सवाना बायोम। हाथी घास ये सवाना बायोम की घास है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? WG रोजन ने किया। WG रोजन ने किया। भारत के किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? पश्चिमी घाट, जो वेस्टर्न घाट हैं, इसे पारिस्थितिकी उष्ण स्थल कहते हैं, इकोलॉजी हॉटस्पॉट जिसको आप कह सकते हैं। संसार के किस देश के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ब्राजील। ब्राजील के वनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। आपसे ये पूछा जाए कि किन वनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो उसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। डोडो पक्षी एवं लाल पांडा नामक विलुप्त जीव किन देशों में पाई जाती थी? आपको पता होना चाहिए कि डोडो पक्षी और लाल पांडा ये विलुप्त हो चुके हैं। डोडो पक्षी मॉरिशस में पाया जाता था और लाल पांडा चीन में पाया जाता था। कल्प वृक्ष की उपमा किस वृक्ष को प्रदान की गई है? दोस्तों कल्प वृक्ष की उपमा नारियल को प्रदान की गई है। वैसे जो कल्प वृक्ष जिसको पारिजात कहते हैं वो तो कल्प वृक्ष ही है, पारिजात, लेकिन संज्ञा यानी कि कल्प वृक्ष के नाम से और किस वृक्ष को जाना जाता है? तो इसका आंसर है नारियल। उड़ने वाली छिपकली ड्रेको जिसे कहते हैं कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट के जंगलों में पाई जाती है। ड्रेको कैसी छिपकली उड़ने वाली है? पश्चिमी घाट के जंगलों में पाई जाती है। पार्थेनियम बहुत इंपॉर्टेंट, पार्थेनियम जिसे हम गाजर घास भी कहते हैं, के परागकण से कौन सा रोग होता है? तो पार्थेनियम के जो परागकण होते हैं अगर ये लग जाए त्वचा में तो चर्म रोग हो जाता है, और श्वास के माध्यम से अगर अंदर चले जाए तो दमा रोग हो जाता है। तो पार्थेनियम जिसे गाजर घास कहते हैं चर्म रोग और दमा रोग को जन्म देती है। इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। इटाई नामक रोग ये कैडमियम के द्वारा होता है। अभी हम जब पोषण पढ़ेंगे, वहाँ पे भोजन पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे, फिर रोग और कवक जीवाणु पढ़ेंगे, तो वहाँ इसे हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ चूंकि आप देखते रहेंगे तो बार बार याद होता जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। कुकिंग, देखिए क्रैकिंग गैस बहुत इंपॉर्टेंट। क्रैकिंग गैस जैसे पटाखा क्रैक करते हैं तो क्रैकर्स में जो क्रैकिंग गैस निकलती है उस कौन सी होती है, किसे कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयला उद्योग में संलग्न लोगों को सामान्यतः कौन सी बीमारी हो जाती है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। ये न्यूमोनोकोसिस नामक रोग हो जाता है जो कोयले की खदानों में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कई गांवों का जल प्राकृतिक रूप से किस तत्व की अधिकता के कारण प्रदूषित हो गया है? फ्लोराइड नामक जो है प्रदूषक की वजह से वहां का जल प्रदूषित हो गया है। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? आर्सेनिक था फ्लोराइड। आर्सेनिक जिसको संख्या भी कहते हैं, आर्सेनिक की मात्रा अगर जल में बढ़ जाती है तो बहुत ही खतरनाक जल होता है, प्रदूषित जल होता है, उसे नहीं पीना चाहिए, उससे बीमारी हो जाती है। किस उद्योग में संलग्न लोगों को बिसिनोसिस नामक रोग हो जाता है? तो बिसिनोसिस नामक रोग कपड़ा उद्योग के लोगों को हो जाता है। कपड़ा उद्योग में जो मजदूर काम करते हैं उन्हें बिसिनोसिस नामक रोग हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये।
ब्लैक फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? ब्लैक फुट नामक बीमारी आर्सेनिक की अधिकता से होती है। अभी मैंने बताया कि पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती है तो बीमारी पैदा करती है, तो ब्लैक फुट एक बीमारी है जो आर्सेनिक की अधिकता से हो जाती है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1953 में हुई। काफी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय निर्धारित ध्वनि तीव्रता का स्तर कितना है? 75 डेसिबल। 75 डेसिबल से ज्यादा अगर ध्वनि कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड ने ये सीमा निर्धारित की हुई है। सामान्य बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? 60 डेसिबल। जो हम सामान्य जो बात करते हैं उसकी तीव्रता होती है 60 डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापने का मापक होता है। स्टोन कैंसर कैसे खतरे उत्पन्न करता है? स्टोन कैंसर अम्ल वर्षा, जो अम्ल वर्षा होती है और पत्थरों पे जो है उसका असर निशान पड़ जाता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार जो है सल्फर डाइऑक्साइड होती है, और ये इसी की वजह से अम्ल एसिड रेन की वजह से ही ताजमहल का रंग बदरंग हो रहा है, वो फीका पड़ रहा है। इसे ही स्टोन कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोन कैंसर। स्टोन कैंसर अम्ल वर्षा के कारण होता है। दोस्तों ये था वीडियो, पसंद आया तो लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर करिए, और अगर मेरी मेहनत आपको दिख रही है तो आप अधिक से अधिक शेयर करें, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे लग सके कि जो मैं मेहनत से इतना आपको मैटर दे रहा हूँ इसका कोई औचित्य है, इसका कोई मतलब है, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका शेयर हम लोगों को मोटिवेट करता है और उत्साहित करता है, हौसला अफजाई करता है। इसी तरह से मैं आपको वीडियो देता रहूँगा, आपकी हेल्प करता रहूँगा। और PDF फाइल के लिए दोस्त हमारे इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। मैं बहुत ही जल्द सब PDF फाइल प्रोवाइड करूँगा, उसके लिए आप वीडियो देखते रहिए, मैं आपको अपडेट दे दूँगा कि कैसे लेना है, कहाँ लेना है। वीडियो देखने बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।